2019 के महाभारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैद और इस वक्त की सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। हनुमान बेनीवाल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जयपुर के बीजेपी मुख्यालय में आज इसका ऐलान भी किया जा सकता है। आरएलपी के विलय की संभावना भी है और केंद्रीय मंत्री यानी कि प्रकाश जावड़ेकर के संपर्क में है बेनीवाल। पार्टी पदाधिकारी इसको अफवाह बता रहे हैं। जयपुर बीजेपी मुख्यालय में 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और प्रदेशाध्यक्ष सैनी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी आरएलपी में गठबंधन भी हो सकता है। और संवाददाता बाबूलाल थायल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? नूपुर, गठबंधन की तो पूरी संभावना है आरएलपी और बीजेपी में, लेकिन जो बीजेपी के साथ में गठबंधन होगा उसमें क्या आरएलपी अपने सिंबल पर उम्मीदवार उतारेगी या फिर बीजेपी जिनको प्रत्याशी बनाएगी उनका हनुमान बेनीवाल समर्थन करेंगे? इसको लेकर के अभी भी असमंजस बरकरार है। चीजें ज्यादा बाहर नहीं आई हैं, लेकिन बात बन गई है हनुमान बेनीवाल की बीजेपी के साथ में। बाड़मेर और नागौर सीट पर हनुमान बेनीवाल की पसंद के चेहरों को बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी और इसके बदले में हनुमान बेनीवाल पूरे प्रदेश में बीजेपी को जिताने की अपील करेंगे। तो इसका आज इसकी घोषणा बीजेपी कार्यालय में प्रकाश जावड़ेकर और मदनलाल सैनी की मौजूदगी में होगी और इसके साथ ही जो बाकी बची हुई सीटें उनके प्रत्याशियों का ऐलान भी हो जाएगा। हनुमान बेनीवाल पहले कांग्रेस के समर्थन में थे, संपर्क में थे। बात भी चली थी कि उनको कांग्रेस से गठबंधन हो जाएगा, लेकिन बात बनी नहीं। तो फिर बीजेपी ने उनसे संपर्क साधा है और क्योंकि 8.5 लाख वोट से ज्यादा वो विधानसभा चुनाव में वोट लेके आए थे, तो बीजेपी चाहती कि हनुमान बेनीवाल की जो ऊर्जा है उसका भरपूर इस्तेमाल किया जाए और जो 25 की 25 सीटें जीतने के वो ख्वाब देख रही है वो हनुमान बेनीवाल की का समर्थन हासिल करके वो प्राप्त करना चाहती है। जाटलैंड में हनुमान बेनीवाल की अपनी एक आवाज है और अगर दोनों के बीच में कोई सहमति बनी है तो फिर इसका फायदा उठाने की बीजेपी पूरी कोशिश करेगी। जी, लेकिन पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो इसको अफवाह क्यों बता रहे हैं बाबूलाल? ये सारी बातें जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आएगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के लिए जो बीजेपी के बड़े नेता वो कई दिनों संपर्क में थे। आरएलपी नहीं चाहेगी कि उसका विलय हो जाए। जिस दिन हनुमान बेनीवाल की पार्टी बीजेपी में विलय कर देगी, हनुमान बेनीवाल जनता के बीच में टिक नहीं पाएंगे। जो उनके कार्यकर्ता हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी पार्टी का विलय हो जाए। वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए विकल्प के तौर पर हनुमान बेनीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के सपने देख रहे हैं, तो वो कार्यकर्ता कभी नहीं चाहेंगे। वो एक दबाव। जी बाबूलाल, क्या आपकी किसी की पार्टी पदाधिकारी से बात हुई, किसी बड़े नेता से बातचीत हो पाई है इस संदर्भ में? जी देखिए, बीजेपी तो तैयार है। हनुमान बेनीवाल के साथ में 10 बजे जो होगा उसमें हनुमान बेनीवाल भी बीजेपी दफ्तर जा सकते हैं और जो हनुमान बेनीवाल के संपर्क में रहने वाले बीजेपी के नेता टिकट की बात जो हो रहे हैं उनको भी बुलाया गया है। इसका मतलब ये है कि नागौर और बाड़मेर की सीटों का जो भविष्य है, बीजेपी की टिकट पे कौन चुनाव लड़ेगा, ये हनुमान बेनीवाल तय करेंगे। ये बात तो सामने आ गई है, लेकिन बीजेपी कितना मान रही है और किस तरह से उनका समझौता हुआ है तो वो सारी चीजें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आएगी। बिल्कुल, अब इसकी तस्वीर जो है बाबूलाल वो 10 बजे ही साफ हो पाएगी। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नामांकन का आज तीसरा दिन है। सवाईमाधोपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नमो नारायण आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम पायलट भी उस दौरान शामिल होंगे और बूंदी कोटा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं ओम बिरला और आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और बीजेपी के कई नेता भी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि 9 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और आज नामांकन का तीसरा दिन है। उसी के तहत सवाईमाधोपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यानी कि नमो नारायण अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम पायलट भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में 29 अप्रैल को पहले चरण की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और अभी नामांकन का दौर भी शुरू हो चुका है। आज तीसरा दिन है। 9 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। दो 2019 में जीत पक्की हो, इसके लिए कांग्रेस ने जयपुर में ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया। पहले दिन 13 लोकसभा सीटों के कार्यकर्ता और नेताओं को जीत का मंत्र दिया गया, तो आज 12 सीटों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट में। मिशन 25 पर राहुल प्लान, स्पेशल 25 पर स्पेशल ट्रेनिंग,
ट्रेनिंग से सधेगा टारगेट 25। – 2019 के महासंग्राम के लिए कांग्रेस जीत की रणनीति बनाने में जुट गई है। जयपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से आयोजित कार्यशाला में पार्टी में बूथ स्तर पर मजबूती से ज्यादा एकजुटता पर फोकस किया जा रहा है। कांग्रेस की ट्रेनिंग क्लास के दौरान सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद रहे। सबको एकजुटता के साथ में और बहुत टेक्टफुली चुनाव लड़ने के डायरेक्शन इस वर्कशॉप के जरिए दिए गए हैं। इसके साथ साथ में जो एआईसी से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो एक्सपर्ट हैं वो भी डेटा मैनेजमेंट सहित तमाम तरह के जो टूल्स के जरिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए भी इनको टिप्स दे रहे हैं कि किस तरह सोशल मीडिया पर अपना प्रचार प्रसार किया जाना है, ग्राउंड पर बूथ मैनेजमेंट कैसे किया जाना है, और एक 20 दिन का जो आखिरी चुनाव प्रचार होता है उसको लेकर के भी एक टास्क सबको दिया गया है कि अंतिम दौर में, अंतिम वक्त में किस तरह से पूरे एकजुटता के साथ पूरी टीम को वहां पर झोंका जाना है। लोकसभा वार नेताओं को ट्रेनिंग के साथ साथ सीएम और वरिष्ठ नेताओं ने लिया फीडबैक। आईसीसी एक्सपर्ट्स ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव मैनेजमेंट के गुर सिखाए। कांग्रेस नेताओं को चुनावी जीत के लिए माइक्रो मैनेजमेंट के गुर सिखाए। ट्रेनिंग में कांग्रेस नेताओं को 14 कामों की सूची भी सौंपी गई। विधानसभा में हारने वाले बूथों पर लोकसभा में दिया जीतने का टारगेट। 3 अप्रैल को 13 सीट और 4 अप्रैल को 12 लोकसभा क्षेत्रों के नेताओं की होगी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कैंप में माइक्रो प्लानिंग के साथ माइक्रो बूथ मैनेजमेंट पर फोकस करने के निर्देश। नेताओं को उनके इलाके के हर बूथ का ब्यौरा भी ट्रेनिंग में दिया गया। इस ट्रेनिंग के बाद अब फील्ड में डोर टू डोर जाने के लिए पसीना बहाएंगे कांग्रेस नेता। एकजुटता मैसेज के लिए वर्कशॉप में नेताओं के ग्रुप फोटो भी खिंचवाए गए। माइक्रो मैनेजमेंट कैसे हो पोलिंग बूथ का, उसके मद्देनजर ये वर्कशॉप हो रही है। हम जो हमारे पोलिंग बूथ संभालने वाले लोग हैं, एक सिस्टम के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं, एक योजना के तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, और कोई भी वोटर ऐसा नहीं रह जाए जो हमको वोट डालना चाहता हो और वो हम उसको वोट नहीं डलवा पाए। और हमारा जो कार्यकर्ता है वो किस तरीके से पोलिंग बूथ को संभालेगा, इस सब की जानकारी हम यहाँ पे वर्कशॉप में दी जा रही है। ये पार्टी में एक तरीके से मैं कह सकता हूँ राहुल जी के नेतृत्व में नए तरीके से हम चुनाव लड़ रहे हैं, और पूरी उम्मीद है कि राजस्थान में मिशन 25 को पूरा करेंगे और देश में यूपी की सरकार बनाएंगे। ट्रेनिंग के पहले दिन 13 लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जीत का मंत्र मिल गया है। अब बाकी बचे 12 लोकसभा सीटों पर भी 4 अप्रैल को गुर सिखाया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रेनिंग कैंप से कांग्रेस को 25 का टारगेट मिल पाएगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन विभाग अपनी तैयारियों में जोर शोर से जुटा है और इसी कड़ी में ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जयपुर संभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और कई अहम निर्देश दिए। लोकतंत्र के महापर्व में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर राज्य निर्वाचन विभाग एक्शन मोड में है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने जयपुर संभाग के कलेक्टर्स, आईजी और एसपी के साथ अहम बैठक कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। सचिवालय में आयोजित इस बैठक में जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू और सीकर के कलेक्टर मौजूद रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इपिक कार्ड या फिर 11 अन्य दस्तावेजों में से एक को दिखाने पर ही मतदाता मतदान कर सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों को वैकल्पिक दस्तावेजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रचार की हिदायत दी ताकि लोगों को मतदान में कोई परेशानी न हो। जयपुर संभाग के सभी कलेक्टर्स, एसपीज और आईजी, कमिश्नर सभी के साथ हमने जो है मीटिंग की है, और मीटिंग का उद्देश्य यही था कि किस तरह से चुनाव की तैयारियां जिलों में है उसको रिव्यू किया है। सबसे पहले तो हमने वोटर लिस्ट की बात की है, और जो नए वोटर जो जुड़ रहे हैं उनको इपिक कार्ड जो है समय के ऊपर वितरित हो जाए, इसके बारे में हमने बात की है। इसके अलावा जो इस बार आपने देखा होगा कि पिछली बार जो मतदाता पर्ची थी उसके आधार पर वोट डालने का प्रोविज़न था, इस बार वो प्रोविज़न नहीं है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिव्यांगजनों को मतदान केंद्रों तक आने जाने के इंतजाम करने के निर्देश दिए। बैठक में जयपुर के संभागीय आयुक्त केसी वर्मा और डीजी लॉ एंड ऑर्डर एमएल लाठर ने भी हिस्सा लिया। कानून व्यवस्था के बारे में बात हुई है। ऐसे कौन कौन से हेमलेट्स हैं जहां पर कि कोई किस तरह के वल्नरेबल हेमलेट्स हैं, कहीं पे लोगों को किसी तरह की दिक्कत तो नहीं वोट डालने में, उनके चिन्हीकरण के बारे में हमने चर्चा की है। जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके हिसाब से सब जगह पर अच्छी जो है कार्रवाई इन्होंने की है, अच्छा काम किया हुआ है और शांतिपूर्ण मतदान में किसी तरह की मुझे बाधा जो है नहीं लगता कि आएगी। डीजी लॉ एंड ऑर्डर एमएल लाठर ने कहा, भय रहित मतदान के पुख्ता उपाय किए गए हैं। इंटर स्टेट नाकों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा अवैध शराब और डोडा पस्त की रोकथाम के पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे। हथियारों का जो अभियान चल रहा है उसमें भी काफ़ी हथियार जब्त हुए हैं। इस तरह की सभी जो भी अवैध धंधे हैं उन पर काफ़ी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों को माना कि ये भय फैला सकते हैं पुलिस ने? वो अभी देखो, इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अभी हम असेस कर रहे हैं। जो अभी तक पहचान हुए उन सबको पाबंद किया जा चुका है। सर, सीमा से सटे हुए जो जिले हैं अन्य राज्यों से, वहाँ आपने क्या उपाय किए? वहाँ इंटरस्टेट जो बॉर्डर है वहाँ पर नाकाबंदी की जा रही है सरप्राइज एलिमेंट रखते हुए, और जब इलेक्शन होगा उससे 72 घंटे पहले हम राउंड द क्लॉक उसमें नाकाबंदी रखेंगे। मत अधिकार लोकतंत्र का वो हथियार है जिसके दम पर जनता अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनती है। ऐसे में प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि कोई भी अपनी भागीदारी निभाने से वंचित ना रह सके। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। 2019 के सियासी महाभारत में भी भाई भाई की जंग देखने को मिल रही है। बीकानेर सीट के साथ ही उदयपुर सीट पर भी दो भाइयों के बीच जंग है। तो देखिए उदयपुर में दो भाइयों की सियासी जंग को। उदयपुर की सियासत में दो भाइयों की जंग, ममेरे फुफेरे भाइयों के बीच कांटे की टक्कर। चुनावी सियासत में कोई नई बात नहीं है। पहले भी चाचा भतीजा, मामा भांजा, भाई बहन, भाई भाई, यहाँ तक कि पिता और पुत्र की चुनावी जंग देखने को मिली है। और इस बार भी कई सीटों पर ऐसा हो रहा है, जिसमें से एक है उदयपुर लोकसभा सीट, जहां बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन लाल मीणा की टक्कर उनके रिश्ते के भाई से है। अर्जुन लाल मीणा कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर सिंह मीणा के ममेरे भाई हैं। 2014 में भी अर्जुन लाल मीणा को रघुवीर सिंह टक्कर दे चुके हैं। कांग्रेस और बीजेपी के सिंबल पर उदयपुर की जंग जीतने उतरे दोनों ममेरे फुफेरे भाइयों का कहना है कि ये जंग पारिवारिक नहीं बल्कि विचारधारा की जंग है। पहले भी थे, पहले यही थे। ये गांव के हमारे बुआ जी के लड़के हैं, तो चुनाव पार्टी लड़ती है। वहाँ ऐसा कोई पहलवानी नहीं हो रही है कि हमको आपस में लड़ना है। राजनीतिक में तो भाई भाई लड़ सकते हैं और सिद्धांतों की लड़ाई है। पार्टी के और अलग अलग मंच का सवाल है, इसमें रिश्ता आड़ा नहीं आता है। विचारधारा की जंग में 2014 में अर्जुन लाल मीणा वोटरों का भरोसा जीत ले गए थे। देखना ये है कि अब की बार इस जंग में किस भाई का पलड़ा भारी पड़ता है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 राजस्थान, उदयपुर। और अब आपको दिखाते हैं दो खिलाड़ियों के बीच की टक्कर। जयपुर ग्रामीण सीट से सांसद और केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को चुनौती दे रही हैं कांग्रेस की कृष्णा पूनिया। राठौड़ शूटिंग के खिलाड़ी रहे हैं तो पूनिया डिस्कस थ्रो की। दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसमें है कितना दम, देखिए रिपोर्ट में। मरुधरा के महासमर में सियासत के कई दिग्गज खिलाड़ी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन दिलचस्प मुकाबला हो रहा है जयपुर ग्रामीण सीट पर, क्योंकि यहां दोनों बड़ी पार्टियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पर दांव खेला है, तो कांग्रेस ने उनके सामने
कृष्णा पूनिया को टिकट देकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। जयपुर ग्रामीण सीट की सियासी बात करेंगे, लेकिन पहले राठौड़ और पूनिया के बारे में आपको बता दें। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ डबल ट्रैप शूटिंग के खिलाड़ी रहे हैं, तो कृष्णा पूनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी रही हैं। राठौड़ ने 2004 के एथेंस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता, तो 2010 के दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में पूनिया को गोल्ड मेडल मिला। 2002 और 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में राठौड़ ने गोल्ड मेडल जीता, तो पूनिया ने 2006 के दोहा एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। राठौड़ ने 2004 और 2006 के वर्ल्ड शूटिंग इवेंट में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया, तो 2012 के लंदन ओलंपिक में पूनिया को छठे नंबर पर संतोष करना पड़ा। राठौड़ 2014 में जयपुर ग्रामीण सीट से सांसद बने, फिर केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री बने, तो 2018 के विधानसभा चुनाव में सादुलपुर सीट से कृष्णा पूनिया कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। आपको बता दें कि राठौड़ और पूनिया दोनों का सियासी आगाज 2013 में हुआ। हालांकि दोनों की पार्टी अलग रही। बीजेपी के टिकट पर राठौड़ 2014 में सांसद बन गए, लेकिन पूनिया 2013 में कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा का चुनाव हार गई थी। हालांकि 2019 के महासमर में दोनों जीत का दावा कर रहे हैं। हम तो इंतजार में थे राहुल गांधी के। राहुल गांधी आए, वो दूसरी सीट ढूंढ रहे थे, तो हमने कहा कि आइए राहुल गांधी जी आइए, कोई बात नहीं, वो बड़ी दूर जाकर केरल में जाके चुनाव लड़ रहे हैं। हम दोनों खिलाड़ी रहे हैं और देश के लिए हमने पदक जीते हैं, लेकिन मेरे खेल में और उनके खेल में फर्क है। वो एक कमरे तक सीमित एसी में खेलते थे और मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती हूँ, किसान की बेटी हूँ और मैदान में पसीना मैंने गर्मी सर्दी में बहाया है। राठौड़ को बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में ही जगह दे दी थी, लेकिन राठौड़ के सामने कृष्णा पूनिया की चुनौती पेश करना कांग्रेस की बड़ी रणनीति माना जा रहा है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आना, किसान परिवार से आना, मुझे लगता है कि वहाँ की जनता वो जो है जयपुर ग्रामीण की मुझे जरूर समझेगी और हम इस सीट को उनके सहयोग से जयपुर ग्रामीण की जनता के आशीर्वाद से जीत कर लिया। न सिर्फ खिलाड़ी के तौर पर बल्कि एक महिला उम्मीदवार के तौर पर भी जयपुर ग्रामीण सीट पर पूनिया को मैदान में उतारना कांग्रेस का बड़ा दांव साबित हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी महिलाओं को ज्यादा भागीदारी देने की बात पहले ही कह चुके हैं। कृष्णा पूनिया खुद को किसान की बेटी बताकर आम लोगों, खासकर किसानों के दर्द को समझने का दावा भी करती है। सम्मानीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की जो सबसे बड़ी सोच है, गरीबी के खिलाफ जो लड़ाई है, गरीबी के खिलाफ लड़ना और गरीबी से ऊपर जनता को निकालना, फिर विकासशील काफ़ी हमारे मुद्दे रहेंगे, चाहे वो पानी का मुद्दा है, चाहे वहाँ पर शिक्षा का मुद्दा है, हर उस मुद्दे पर हम लड़ेंगे। किसानों के मुद्दा हमारे लिए अहम रहेगा क्योंकि किसान पृष्ठभूमि के लोग वहाँ पर ज़्यादा हैं। जयपुर ग्रामीण सीट पर जहाँ बड़ी आबादी गाँव में रहती है, वहाँ पूनिया बीजेपी के मौजूदा सांसद के सामने बड़ी चुनौती पेश कर सकती हैं। फिर जयपुर ग्रामीण का जातीय समीकरण भी पूनिया को मदद पहुंचा सकता है। इस सीट पर जाट मतदाताओं की संख्या करीब 23% है। पूनिया खुद जाट समाज से आती है, लेकिन कम वक्त में ही जिस तरह से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने केंद्र और राजस्थान की राजनीति में जगह बनाई है, उसके हिसाब से उनकी दावेदारी अभी भी दमदार है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले चुनाव में भारी मत से जीते राज्यवर्धन राठौड़ की राह 2014 के चुनाव की तरह आसान नहीं रहने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। और अब देखते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरें इलेक्शन एक्सप्रेस में। अजमेर संसदीय सीट पर बीजेपी प्रत्याशी भागीरथ चौधरी ने अपने केंद्रीय चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। चूरू में बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशी राहुल कसवा की बड़ी जीत का दावा किया है। अभिनेश महर्षि ने कहा कि राहुल कसवा को लेकर पार्टी में कहीं भी मनमुटाव नहीं है। श्री गंगानगर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी निहाल चंद के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जीत का आह्वान किया। बुधवार को कांग्रेस उम्मीदवार भरतराम
श्री गंगानगर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सभा को भी संबोधित किया। और आपको बता दें जयपुर के बीजेपी मुख्यालय पर इन दिनों बीजेपी के समर्थक में अलग अलग रूपों से अपने नेता का प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाकर प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भी लोगों के कार्यकर्ताओं की भीड़ पड़ रही है चुनाव प्रचार में। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।